नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने धनबाद के सरायढेला स्थित कोला कुसमा पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि किसी भी हाल में झारखंड में वक्फ बोर्ड कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कारण हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का बंगाल में क्या हाल है यह सभी जानते हैं। बंगाल में लगातार हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जानें जा रही है। झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा जिसका जो हक है उस पर आघात पहुंच रहा है, किसी पर आघात पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, एक साजिश के तहत हमारी कौम पर जुल्म कर रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे कौम के ना तो बीजेपी के पास मंत्री हैं, ना विधायक और ना ही सांसद है, फिर हमारे लिए बीजेपी इतना हितैषी क्यों बन रही है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के तहत हमारा यानी मुसलमानों का विकास होगा। इस पर मंत्री ने कहा कि मुसलमानों का विकास क्यों करना चाहते हैं, हमारी चिंता बीजेपी क्यों कर रही है। हमारा जो कौम है जिंदा दिल कौम है, कमाता खाता है और परिवार का पेट भरण पोषण करता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां झारखंड से वक्फ कानून को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून किसी भी हालत में झारखंड में लागू नहीं होगा। ये बातें झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कही है। उन्होंने बंगाल का भी हवाला दिया कि देखिए बंगाल में क्या हाल हो रखा है, लगातार हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसे यूं बताया है कि इससे मुसलमानों की बेहतरी होगा, लेकिन इससे मुसलमानों की कोई बेहतरी नहीं होगा। उनका कहने का आशय साफ था कि किसी पर आघात पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा जिसका जो हक है वह हक है। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, देखिए अब वक्फ को लेकर के, वक्फ बिल जो अब कानून भी बन गया है उसको लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। और बातचीत क्या, रोड पर प्रदर्शन, हिंसक घटनाएं, ये सब कुछ अब आम होता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में झारखंड की राजनीतिक फिजा कुछ अलग है। झारखंड में मंत्री जी का यह बयान क्या मायने रखता है और क्या झारखंड में उन्होंने जो कहा है वो वाकई अमली जामा पहनाया जा सकता है, और क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके इस पूरे भाषण का हाल बता दीजिए। देखिए कुणाल, जो है कल झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, जो यूं कहा जाए पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से वो लगातार कुछ विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार भी विवादित बयान तो नहीं है, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उस पर उन्होंने फिर से एक नया बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अब जो है झारखंड में इसको किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। और क्योंकि ये जो अभी जो समकालीन जो अभी परिवेश है, जो अभी स्थितियां हैं कि लगातार इसके चलते जो है कहीं न कहीं जो हिंसाएं भड़क रही हैं, कहीं न कहीं मारपीट की घटनाएं होती हैं, आगजनी होती हैं। इसी कड़ी में और ऐसे समय में सरकार का एक मंत्री का ऐसा बयान जो है वो शायद लगता है कि घी आग में जो घी का काम करता है। उन्होंने कहा है कि जो इसका उदाहरण है कि जो देखा जाए कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो किसी भी हाल में झारखंड में नहीं लागू करने दिया जाएगा। यूं देखा जाए तो ये ऐसे जो विवादास्पद जो बयान आते हैं वो जिनका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होता है और ये इस पर जो है राजनीति होती है, और खास करके झारखंड जो है इससे अछूता नहीं। और झारखंड में ऐसी घटनाएं जो है लगातार इनके जैसे ही ये इरफान अंसारी विवाद पर कुछ बयान देते हैं तो कुछ न कुछ फिर प्रतिक्रिया होती है। और ये जो इस बार भी जो उन्होंने दिया है, ये जो है झारखंड के जो मीडिया जगत में जो है इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है कि वक्फ बोर्ड जो किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक और भी है मसला, एक और भी है कि आज जो है जेएमएम का जो स्थापना दिवस महाधिवेशन हो रहा है, तो इसमें भी जो है ये चर्चाएं होने को हैं। ये जो है केंद्रीय अधिवेशन होना है, इसमें 2 दिवसीय अधिवेशन होना, तो इसमें भी ये एक पॉइंट रखा गया है। क्योंकि हमारी कल बातचीत हुई थी, उनके महासचिव से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस अपनी चर्चाएं करेंगे और राज्य हित में, देश हित में जो भी होगा हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन ऐसे समय में कुछ मंत्रियों का या कुछ वैसे कुछ जनप्रतिनिधियों को बयान देना, मैं समझता हूं कि मेरे समझ से ये
बहुत उचित नहीं होता है और ये होता है। और दूसरी तरफ जो है विपक्ष के लोग भी हैं, इस पर जो है लगातार इस पर हमला करते हैं और बयान देते हैं, और जो घटनाएं घटती हैं तो समाज पर इसका असर पड़ता है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां वक्फ कानून को लेकर अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी तमिलगा वेट्टी कोशगम यानी टीवीके ने भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों दलों ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन और संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ बताया है। रविवार को सीपीआई की ओर से पार्टी के महासचिव डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित याचिका दाखिल की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सीपीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है और वक्फ कानून को लेकर उसमें वक्फ संशोधन अधिनियम को ही चुनौती दी गई है और याचिका सीपीआई के महासचिव डी राजा ने दायर की है। इसके साथ ही तमिल एक्टर विजय की पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। टीवी के पार्टी ने भी वक्फ के खिलाफ याचिका दायर की है और इस अधिनियम को चुनौती दी गई है। तो यह खबर हम आपको वक्फ कानून से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां वक्फ कानून को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट सामने आ रही हैं। कुछ प्रोटेस्ट सड़क पर नजर आ रही हैं तो कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी नजर आ रही है। याचिकाएं लगती चली जा रही हैं और वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और टीवीके जो तमिलनाडु की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी तमिलगा वेट्टी कोशगम, उसने भी इसे चुनौती दिया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और तमिलनाडु के क्षेत्रीय पार्टी जो विजय लीड कर रहे हैं उसने भी इसको चुनौती दी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो चारों तरफ यदि विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो एक के बाद एक करके वह इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी उन्होंने जब यह कानून नहीं बना था, बिल जब पेश हो रहा था उस वक्त भी विरोध किया था और अब कानून बनने के बाद भी यह विरोध लगातार जारी है। अब सब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रहे हैं और वक्फ को लेकर के पूरे देश में जो माहौल है वह किसी से छुपा नहीं है। खासकर यदि बंगाल का उल्लेख करें तो वहां लगातार हिंसाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तक इस पूरे मामले पर कोई टोटल एक्सेप्टेंस नहीं आया है और इसीलिए तमाम गतिरोध बरकरार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ गए हैं, इस खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, जिस समय से यह वक्फ बिल पेश हो रहा था संसद में उस समय से ही हंगामा था। खैर उस वक्त तो विपक्षी पार्टियां अंदर सदन में हंगामा कर रही थी, लेकिन अब कानून बनने के बाद यह हंगामा जो है सदन से सड़क तक भी पहुंच गया है। बंगाल की घटना इसका एग्जाम्पल है। ऐसे में अब सीपीआई ने भी इस कड़ी में शामिल होने की घोषणा कर दी, याचिका दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। एक्टर विजय, बहुत फेमस एक्टर तमिलनाडु, उनकी पार्टी टीवीके भी यही कर रही है। इन दोनों ने जो याचिकाएं दायर की हैं उसमें क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट में कब तक सुनवाई होगी, इस खबर को लेकर पूरी अपडेट। कुणाल, देखिए, चूंकि इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल हैं उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख तय कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी है, क्योंकि इस मामले में जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं, जिसमें जो अभी तक दाखिल की गई याचिका उनमें से मैक्सिमम है जो इसके जो संशोधन किया गया उस संशोधन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें सेंटर भी पार्टी है, सेंटर ने भी अपने आप को पार्टी बनने के लिए कहा है और जैसे टीवी के, जैसा हम अपने अभी रिपोर्ट में बता रहे थे कि टीवी के भी इसके समर्थन में आ गई है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए टोटल जो अभी तक मेंशन की गई लिस्ट है उसमें 10 याचिकाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और जो अन्य उसके साथ जुड़ी हुई याचिकाएं हैं वो हैं। तो जो टोटल सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है वो 10 याचिकाएं हैं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले में सेंटर कैबिनेट दाखिल कर चुका है। इसके अलावा राजस्थान जो सरकार है, भजन लाल सरकार, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में उसके समर्थन में याचिका दाखिल की है। टीवीके ने उसके समर्थन में याचिका दाखिल की। इसके अलावा जो और अन्य याचिकाएं कई ऐसी दाखिल हुई हैं जो इसके समर्थन और विरोध में भी दाखिल गई। कुछ अर्जियां इसके हस्तक्षेप की मांग करते हुए दाखिल की गई और ये कहा गया है कि इसमें उनका पक्ष रखने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जो ये मामला है बड़ा सेंसिटिव है। यही नहीं, इसके अलावा जो इस मामले में जो प्रभावित लोग हैं वो एक बड़ा वर्ग है प्रभावित होने वाला। ऐसे में
सभी पक्षों की बात सुनी जाए, इसको लेकर सेंटर ने भी कैबिनेट दाखिल कर रखा है। अब इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की उनका सीधा सीधा कंसर्न ये है कि जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों का हवाला दिया गया, मौलिक स्वतंत्रता का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि जो संशोधन किए गए ये संशोधन मुस्लिम समाज के हित में नहीं है। हालांकि जो इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की गई उनका ये कहना है कि जो संशोधन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और इस संशोधन को बरकरार रखा जाना चाहिए, इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इन सब चीजों में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड पावर होता है कि किसी भी नियम को बनाने या जो कोई बिल पास किया जाता है वो संसद का काम होता है। उसमें जो सरकार का वो माफ कीजिएगा सरकार नहीं जो कानून होता है उसका हस्तक्षेप बहुत लिमिटेड होता है। उसकी प्रक्रियाओं को देखने के लिए ही किया जा सकता है उसमें हस्तक्षेप। और उसके अलावा अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो जब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट के सामने ये चीज बहुत स्पष्ट होती है कि जब भी कोई संसद कानून बनाती है तो वो ये सोच वो जो उसकी प्रक्रिया होती है वो पालन करने के बाद और जो नियम है उनका अनुपालन करने के बाद ही बनाई जाती है। तो ये माना जाता है कि जो संसद ने नियम बनाए हैं ठीक है उन नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ठीक है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे एक्शन में है। बिहार में किए गए बड़े बदलाव के बाद कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में पार्टी के दो बड़े नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट शामिल हुए तो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी होने जा रहा है। खड़गे अप्रैल महीने में 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर और पटना 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे 19 अप्रैल को बक्सर और 20 अप्रैल को पटना जाएंगे। दोनों जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 दिवसीय बिहार के दौरे में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने की कोई योजना नहीं है। हालांकि लालू यादव इन दिनों बीमार हैं तो खड़गे उनसे मुलाकात करने जा भी सकते हैं। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। तो बिहार में महागठबंधन की एक बैठक के नजरिए से देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरे एक्शन में है और 17 अप्रैल को एक बैठक भी है और 19 को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बिहार भी पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, आमतौर पर महागठबंधन के बैनर तले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ कांग्रेस नजर आती है, लेकिन क्या इस वाले चुनाव में जो आगामी विधानसभा चुनाव उसमें कांग्रेस फ्रंट रनर के तौर पर लीड करना चाह रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश भरने के लिए वह खुद ही लीड करने के मूड में है? इस पूरे दौरे और इस पूरे बैठक को लेकर अपडेट दे दीजिए। देखिए कुणाल, विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का 17 तारीख को बैठक है और ये बैठक ये अहम इसलिए माना जा रहा है कि जितने भी सीटें हैं उस सीट के बंटवारा को लेकर और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी है और कुछ नेता है जो सीएम फेस को लेकर वो खुलकर बात नहीं करना चाह रहे कि महागठबंधन से सीएम फेस किसको रखा जाएगा, तो इसको लेकर जो है ये बैठक अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी महागठबंधन में दल है उनको किस प्रकार कहाँ की सीटें दीजिए और उनको कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी, इसको लेके भी ये बैठक माना जा रहा है। इसमें एक ये भी माना जा रहा है कि इसमें ये जो कांग्रेस के नेता जो कुछ भी बयान दे रहे हैं सीएम फेस को लेकर या और भी सीटें को लेकर, तो ये बयान को भी रोका जाए ये इस बैठक में। इससे पहले 15 तारीख को दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हो सकती है। 15 तारीख को इससे मीटिंग से पहले होगी दिल्ली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजस्थान के जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ सहयोग से एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में 3 दिवसीय आयोजन है जहां रांका राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का प्रथम दिन अत्यंत उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य वेदिक आयोजन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी की उपस्थिति में हुआ। उनके साथ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन महेश्वरी तथा राजस्थान के एडवोकेट जनरल
राजेंद्र प्रसाद, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश NK जैन, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज JK रंका, वरिष्ठ अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रबंध निदेशक और विधि संकाय के वरिष्ठ सदस्य भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन ललित के पंवार, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ND माथुर ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन ललित के पंवार ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ न्याय व्यवस्था की गहराई को समझने का सुअवसर देती है। Advocate General was called. He was said address, and when I was called, I said I will address the gathering. Think one thing, students, a judge who has not to address anything, who has to listen and who has to write. What he can do? Can he address? No. The judge can only share their ideas as Brother Justice Manin Mohan Srivastava did. First of all, sir, I would like to accord very warm welcome to, I would call, the shining stars of Indian judicial system, Senior Judge Mr. Justice Meshri sir, Chief Justice Mr. Justice Srivastava sir, and Advocate General, and of course the spirit behind this show, Mr. Justice Ranka sir. It's my privilege, and especially the students, apart from those who are participating in the moot court, the law students, you are lucky to be listening to the legal luminaries, because in you I see the future Ram Jethwalanis and Nani Palkhiwalas of our legal system. Senior advocate not only reads the file but also reads the judge. So you have to read the judge also while arguing a case. If the judge does not like an argument to be repeated, please don't do that, because if you start repeating your argument, the judge will have an impression that perhaps no other point to argue. And even if you have one very good point to argue and to persuade, perhaps you may lose before you argue that point. So these are all certain arts of advocacy which you must learn. Apart from ethics and nobility of the profession, you all know the legal profession is considered to be a noble profession. And the foremost purpose is to serve the litigant, serve the society, and the lawyer is, an advocate is a bridge between the litigant and the judge. उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से लोन की धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 65 वर्षीय चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी जेल में है। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भागकर बेल्जियम पहुंच गया था। यहां वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। प्रीति चौकसी के पास बेल्जियम की नागरिकता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चौकसी के पास बेल्जियम में एक रेसिडेंसी कार्ड है और चौकसी उन्हीं के साथ एंटवर्प में रह रहा था। प्रीति चौकसी के पास बेल्जियम की नागरिकता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चौकसी के पास बेल्जियम में एक रेसिडेंसी कार्ड है और वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।